हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 1। ये वीडियो है इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2 पे। ये जनरली सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आप अगर कॉलेज प्लेसमेंट में बैठते हैं या कहीं जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और जहां वीडियो नीड हो वहां ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2। हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे ऊपर टॉपिक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 2। तो इसमें 10-15 क्वेश्चंस होंगे। ये पार्ट 2 है। ये ऑलमोस्ट मिसलेनियस सब्जेक्ट से हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को पता भी होगा बट जनरली याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो है राइजर और ट्रेडर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। इसका मतलब कि राइजर और ट्रेडर का जो है वो कितना लेते हैं हम जनरली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के स्टेप्स में। तो आपको पता होगा कोई भी स्टेयर जनरली ऐसे है। अब इसमें हम ऐसे स्टेप्स होते हैं, आप लोग को पता होगा। तो जो ये वर्टिकल डिस्टेंस हुई ये हो गया आपका राइजर, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुई वो हो गया आपका ट्रेडर। तो ये जनरली हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में लेते हैं। राइजर का जो हम लेते हैं वो लेते हैं 200 से 250 mm लेंथ, और ट्रेडर का जो लेते हैं वो 120 से 150 mm लेंथ लेते हैं। ट्रेडर हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा और राइजर हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन 2, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम। तो इसका है इट इज़ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्पान टू रेडियस ऑफ जायरेशन। ये है कि ये रेशियो होता है लेंथ ऑफ स्पान, जनरली इफेक्टिव लेंथ लेते हैं हम स्पान का, और अपॉन में रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो होता है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L/K से। L इफेक्टिव ले सकते हैं और K। तीसरा आता है क्वेश्चन 3, डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी यूनिट्स। ये जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में। ये एसएससी जेई वगैरह में भी आ जाता है डिफरेंस, या फिर एमसीक्यू में तो यूनिट्स में पूछ लेता है कि पास्कल किसका होता है या स्टोक किसका होता है। तो डायनेमिक विस्कोसिटी का जो है ऐसा यूनिट लेते हैं हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसे हम पास्कल पर सेकंड भी कहते हैं। और सीजीएस यूनिट जो होता है वो हम पोइज लेते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी का। अब आता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो एमकेएस यूनिट में हम मीटर स्क्वायर पर सेकंड लेते हैं, और ये जनरली हम यही लेते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि हम इसका ऐसा यूनिट हम बहुत कम कंसीडर करते हैं। जनरली ये क्वेश्चंस में हम नहीं कंसीडर करते, जनरली हम एमकेएस यूनिट करते हैं, और सीजीएस में हम स्टोक लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। आप लोगों ने सब्जेक्ट्स में पढ़े होंगे बट जनरली याद नहीं रहता है एट अ टाइम अगर कोई पूछ लेता है। क्वेश्चन 4, फॉर विच टेस्ट ऑटोक्लेव अपैरेटस यूज्ड। अब ये आपसे पूछ सकते हैं ऐसे भी कि ये इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज होता है, जैसे लेवलिंग स्टाफ किस लिए यूज होता है, डंपी लेवल किस लिए यूज होता है, प्रिज्मेटिक कंपास किस लिए यूज करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ देगा वो इंटरव्यूअर और आपको बोलेगा किसके लिए यूज करते हैं। तो ऑटोक्लेव अपैरेटस जो है वो हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट चेक करने के लिए हम एक और अपैरेटस यूज़ करते हैं, ली चैटलायर अपैरेटस। ये भी हम यूज़ करते हैं दोनों। साउंडनेस ऑफ सीमेंट, यहाँ कितना एक्सपेंशन हो रहा है सीमेंट में उसको चेक करते हैं हम। ये मैग्नीशिया और लाइम के कारण आता है इसमें साउंडनेस। या सिंपली कह सकते हैं एक्सपेंशन सीमेंट में जो आता है सेट होने में वो। अब आता है क्वेश्चन 5, कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन। कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन करेक्शन ये जो है ये हम सर्वेइंग में आता है। ये जनरली सर्वेइंग में तब आता है जब हम लेवलिंग यूज करते हैं मोस्टली। तो इसमें क्या होता है, कर्वेचर इफेक्ट जो है वो जनरली जो है वो ओकर होता है d²/2r। ये कर्वेचर इफेक्ट है d²/2r। अगर ये पॉजिटिव आता है तो करेक्शन हम नेगेटिव लेते हैं।
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डी जो है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट, जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ। और आर जो है वो होता है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ जो है जनरली हम 6370 किलोमीटर कंसीडर करते हैं। और डी जो है डिस्टेंस होता है, ये किलोमीटर या मीटर आपको जो दिया हो वो लेंगे। तो कर्वेचर इफेक्ट जो है वो है d²/2r। और करेक्शन जो होता है वो हमेशा जनरली इफेक्ट के अपोजिट होता है। तो इसका करेक्शन आ जाएगा -0.07849 d²। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो जनरली ये वैल्यू आते हैं। रिफ्रैक्शन इफेक्ट अगर -1/7 × d²/2r है तो ये नेगेटिव है, तो इसका करेक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इसका करेक्शन जो है 1/7 × d²/2r होगा। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.01121 d² है यहाँ पे मीटर। तो या तो ये मीटर या किलोमीटर में आपको डिस्टेंस दिया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 6, व्हाट इज हुक्स लॉ एंड अप टू विच लिमिट इट इज़ वैलिड। आप लोगों ने हुक्स लॉ तो सुना ही होगा। हुक्स लॉ जो है एसएम में जनरली यूज़ करते हैं हम जब हम इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट वगैरह पढ़ते हैं। तो हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ डिफाइन एज डायरेक्ट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्ट्रेन विथ इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस हम जनरली ऐसे लिख लेते हैं, स्ट्रेस ऐसे रहने दीजिए अभी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेन। ये कहना चाहता है आप, एक लिमिट तक ये वैलिड होगा, लिमिट तक ये वैलिड होगा। और हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तक। अगर कोई ग्राफ है, ये मान के चलिए ये है, तो जब हम ये ऐसे जाते हैं, जब ए टू बी आते हैं, तो इसे हम जब लीनियर नहीं चल रहा और लीनियरली वेरिएबल हो रहा हो, जितना वाई डायरेक्शन में है उतना ही एक्स डायरेक्शन, तो इसे हम प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहते हैं। हुक्स लॉ वैलिड होता है। ये माइल्ड स्टील या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का जब आप ग्राफ पढ़ेंगे उसमें आते हैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज। अब आता है क्वेश्चन 7, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो ये क्या होता है? पहला है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइन एज वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये कह रहा है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का जब स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो आपका 5% से ज़्यादा फेल ना हो। अगर कोई मान लो जैसे आप कंक्रीट का ग्रेड है M20 का बना रहे हैं, तो इसमें जो रिजल्ट होगा वो आपका लगभग सिर्फ 5% ही फेल करेगा। इससे कम स्ट्रेंथ आपको, मतलब 95% स्ट्रेंथ अचीव हो गया। तो ओनली अगर आप जैसे 100 टेस्ट सैंपल कर रहे हैं तो उसमें से आपका सिर्फ 5 सैंपल जो है वो फेल होना चाहिए जिस ग्रेड के लिए आप बना रहे हैं। सिंपली ये कहना चाहते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक लोड। कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक लोड डिफाइन एज वैल्यू ऑफ लोड विच हैज़ ए 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। ये सिंपली ये कह रहा है कि आपने जिस भी स्ट्रक्चर को जिस स्ट्रेंथ के लिए डिज़ाइन करा है वो आने वाले फ्यूचर में 95% इससे ज़्यादा लोड एक्सीड नहीं होगा उस स्ट्रक्चर पे। मैक्सिमम लोड जो आएगा फ्यूचर में सभी लोड ऐड करके वो 95% ही आएगा। अगर आपने 10 के लिए, अगर आपने किसी भी स्ट्रक्चर का 10 स्ट्रेंथ है न्यूटन मान लो, तो ये जो आपका फ्यूचर में जितना भी स्ट्रेंथ आएगा वो 9.5 ही आएगा मैक्सिमम, क्योंकि हम पहले से ही डिज़ाइन करके चलते हैं। तो लेटेस्ट एग्जांपल है ये आप लोगों को जो जनरली समझाने के लिए। अब आता है क्वेश्चन 8, ग्रॉस या इफेक्टिव डाया एंड नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। नॉमिनल डाया आता है पहले। ये रिवेट जो है स्टील में पढ़ेंगे, जिनका लास्ट सेम होगा आप वो पढ़ रहे होंगे। नॉमिनल डाया इज इक्वल टू डाया ऑफ सैंक ऑफ रिवेट बिफोर रिवेटिंग। ये कह रहा है कि जो डायामीटर ऑफ रिवेट होता है, डाया ऑफ रिवेट जिसे हम बोल्ट सुना होगा आप लोगों ने, उसी के बराबर होता है नॉमिनल डाया। सिंपली
या डाया ऑफ सेंक जो है कुछ ऐसे होता है हमारा रिवेट, इस टाइप का जनरली होता है। तो इसके जो डाया होगा उसके बराबर जनरली ले लेते हैं, ये सेंक हम कह देते हैं, ये हेड होता है। और अब आता है ग्रॉस इफेक्टिव डाया। ग्रॉस इफेक्टिव डाया जो है इसमें लिखा है ग्रॉस इफेक्टिव डाया इज इक्वल टू डाया ऑफ होल फॉर पर्पस ऑफ रिवेटिंग और इक्वल टू डाया ऑफ सेंक आफ्टर रिवेटिंग। मतलब जो इस रिवेट को हम इंसर्ट करेंगे किसी भी चैनल में या सेक्शन, मान लीजिए प्लेट है, तो यहाँ जो हम होल करेंगे रिवेटिंग लगाने के लिए, तो जो ये होल होगा रिवेटिंग के लिए वो हो जाता है ग्रॉस या इफेक्टिव डाया ऑफ रिवेट, सिंपली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। मिनिमम पिच इन रिवेटेड जॉइंट फॉर, या सॉरी, जॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर। मिनिमम पिच जो होता है वो पिच, आप पिच क्या होता है पहले बता दो। पिच जो होता है किसी, मान लो ये रिवेट है, कोई एक चैनल है, ये चैनल मान लीजिए, और इसमें जो है ये यहाँ रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट है, ये रिवेट, ये रिवेट, ये, तो किसी भी कंटिन्यूअस रिवेट के बीच की डिस्टेंस पिच कहलाती है, इन दोनों की डिस्टेंस पिच कर, वो भी फोर्स के पैरेलल डायरेक्शन में। यहाँ फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स इधर लगेगा तो भी पैरेलल डायरेक्शन ही हुआ रिवेट का। तो पिच जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कंटिन्यूअस रिवेट, और ये जनरली लेस देन नहीं होना चाहिए 2.5 डी। और डी क्या होता है यहाँ पे, डी होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, जो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 क्या है, लिमिट ऑफ वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ये सोइल का है और ये एसएससी जेई में भी पूछे जाते हैं, तो आपका वो भी कवर हो जाएगा, इंटरव्यू में भी पूछे। तो वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो के जनरली हम ई से डिनोट करते हैं, और वॉइड रेशियो ई जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉइड्स जो होते हैं वो वॉइड्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में, जो मान लो यहाँ कोई पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स हैं सोइल के, तो ये जो गैप है इसे हम वॉइड्स कहते हैं। ये वॉइड्स जो है या तो एयर होगा यहाँ या वाटर होगा, ठीक है। और जो ये पार्टिकल्स है उसे हम सॉलिड्स लेते हैं जनरली सॉइल इंजीनियरिंग में। तो वॉइड रेशियो ई जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं। इसका लिमिट जो है वो 0 से ज़्यादा होगा हमेशा, और इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। पोरोसिटी, पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम लेते हैं। इसका लिमिट जो है 0 से 1 होता है, 0 के 1 में से बीच में लाई करता है, या फिर 0 से 100%। अब आता है क्वेश्चन 11। अरेंज अर्थ प्रेशर वैल्यूज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अर्थ प्रेशर जो है आप पढ़ेंगे आगे, नहीं सॉइल पढ़ लिया हो तो आपने पढ़ लिया हो, तो अगला इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो आती है वो हमारी पैसिव अर्थ प्रेशर की आती है, उसके बाद प्रेशर ऑफ रेस्ट की आती है वैल्यू, फिर एक्टिव अर्थ प्रेशर की आती है। तो सबसे कम वैल्यू जो होती है वो एक्टिव अर्थ प्रेशर की, और सबसे मैक्सिमम पैसिव अर्थ की। तो आप पीपीए से याद कर सकते हैं जनरली। क्वेश्चन 12, इम्पैक्ट टेस्ट एंड अब्रेशन टेस्ट यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ विच क्वालिटी ऑफ मटेरियल। ये जनरली जो है इम्पैक्ट टेस्ट और अब्रेशन टेस्ट जो है एग्रीगेट ऑफ कंक्रीट, या फिर आप एग्रीगेट्स कह सकते हैं, जो रोड वगैरह बन रहे हैं हमारे उसमें एग्रीगेट जो यूज़ करते हैं। तो इम्पैक्ट टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं हम टफनेस चेक करने के लिए एग्रीगेट का, और अब्रेशन टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं हम वेयर एंड टियर चेक करने के लिए। अब्रेशन टेस्ट जो है जनरली हम इसमें डोली अब्रेशन मशीन यूज़ करते हैं, डोली टेस्टिंग मशीन। तो आज का ये 12 क्वेश्चन थे, 1-2 वीडियो और आएगी तो आपका लगभग कवर हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके काम आए क्वेश्चंस, तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और भी वीडियोस अपडेट पाने के लिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए जहां नीड हो, और ये काम की वीडियोस हैं जो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।